हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, आज हमें सेक्शन सी की शुरुआत करनी है। बहुत ही प्यारा सेक्शन सी, बहुत नॉलेजेबल और बहुत मजा आने वाला आपको इस सेक्शन सी के अंदर में। अभी हम लोगों ने पिछले सेक्शन में इंडेक्स 103 की स्टडी की थी और हमने देखा था इंडेक्स 103 के मुताबिक अगर कोई बिजनेस एक्वायर होता है, जब बिजनेस का एक्विजिशन होता है तो फिर किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। मेरे बच्चे, आज जो हमारा सेक्शन सी की शुरुआत हो रही है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 इंडेक्स की स्टडी करेंगे। सॉरी, 6 इंडेक्स को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। जिसमें पहला इंडेक्स है इंडेक्स 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा तो था वो इंडेक्स 103 में, जब एक्विजिशन होता तो आपने बनाना सिखाया था। हम बच्चे वहां पे हमने इंडेक्स 103 के मुताबिक देखा था। यहाँ पे 110 के मुताबिक देखेंगे। 103 में और 110 में क्या फर्क है हम वो भी समझेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तरीका पढ़ने का हमारा वही होगा कि पहले सारी बातें प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे और फिर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का थ्योरेटिकली, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल चाहे थ्योरी, हमारे बच्चों से नहीं बच पाए। ठीक है ना। तो इंडेक्स 110, फिर हम इंडेक्स 27 की स्टडी करेंगे जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बारे में बताता है। इसका भी थोड़ा मोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 103 के मुताबिक किया हुआ है। प्रॉपर डिस्कशन थ्योरी के साथ हम इस सेक्शन सी के अंदर में देखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे होगा, इंडेक्स 28, उसका भी स्टडी करेंगे। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अकाउंटिंग कैसे होगा, इंडेक्स 105 के मुताबिक सीखेंगे। ज्वाइंट अरेंजमेंट्स क्या होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा, इंडेक्स 111। एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। अदर एंटिटी का मतलब क्या हो गया, वो आपके सब्सिडरी कंपनी, आपका ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, इसमें डिस्क्लोजर क्या क्या होगा वो भी इंडेक्स 112 के मुताबिक पढ़ेंगे। मतलब ये सब हमें पढ़ना है इस सेक्शन सी के अंदर में। हमारा पहले जो मेन आपका इस सेक्शन को पढ़ने का मोटिव बच्चे वो है आपका इंडेक्स 110। तो हम वहां से शुरुआत करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में आपके दिमाग में कोई इफ और ना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और जब बोलूं लिखने को तो आपको लिखना है, जब बोलूं ना तो फिर ना। आपको इस क्लास के एंड यानी कि अंत होते होते मैं एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा एग्जाम के लिए, जिसको महामंत्र नाम देंगे। अगर उस ट्रिक को हम प्रॉपर तरीके से समझ गए तो आपका इंडेक्स 110 ये आपके बच्चे का खेल बन जाएगा। मतलब जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं उसी तरीके से। चलो, ज्यादा बोलूंगा टाइम खराब होगा, आप अपनी घड़ी देख लो। मुझे अगला 2 घंटे अपना दो, बस 2 घंटे। इस 2 घंटे के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये चैप्टर कितना सिंपल है, कितना सिंपल है अगर हमें कॉन्सेप्ट तरीके से पता है तो। मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान दो। पहले तो आज हमारी क्लास का जो स्टडी होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स 110 एंड इंडेक्स 27 पे हम फोकस करेंगे, 2 के ऊपर में साथ साथ, है ना। और फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। अभी इनके बारे में स्टडी हम अलग से करेंगे, पहले इन 2 पे हम एक साथ चलना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, मेनली जो हम लोग बनाते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने तरीके के बनाए जाते हैं। जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे या अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो कितने तरीके का बनता है मेरे बच्चे, 3 तरीके के होते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तीसरा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, ये 3 में से 2 का नाम तो यहाँ पे दिख रहा है, ये तीसरा क्या है सब आप जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मेरी बात ध्यान सुनना। सुनो, लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनना। एक कंपनी जिसका नाम आपने सुना ही होगा, सीओसी लिमिटेड, सुना आपने ना। यस सर। देखो, इस कंपनी के अंडर में कई सारे सब्सिडरी हैं। आपको पता है सब्सिडरी का मतलब कि जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, और कंट्रोल का मतलब हमने 103 में आपको बताया कि अगर आपकी होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है, और भी बहुत सारी बातें थे अकाउंटिंग के लिए, 50% से ज्यादा अगर आपका उसके वोटिंग पावर्स है तो हम उसको होल्डिंग बोलते हैं ना, यानी कि शेयर होल्डिंग। तो मेरे बच्चे, सीओसी कंपनी के अंडर में मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, है ना, इट्स ए सब्सिडरी कंपनी। एक इन्होंने क्या किया, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ये भी इनकी सब्सिडरी कंपनी है। एक इनका ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर क्या होगा हम देखेंगे बाद में इसको अलग से, बट मान लो एक ज्वाइंट वेंचर है किसी जेड लिमिटेड के साथ, आपका जेड लिमिटेड के साथ, है ना। ये 3 चीजें चल रही है। देखो,
जब कोई कंपनी जिसके साथ कुछ सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स या कोई भी इसमें से एक होता है, कोई भी एक या एक से ज्यादा, तो मेरे बच्चे इनको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। एक बनाना होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इनको बनाना होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, जिसमें कि आपका ये सेपरेट में क्या करेंगे जी, सिर्फ अपनी बातें, इनकी बातें नहीं करेंगे। इन्होंने, इनके एसेट्स कितने हैं, इनके एसेट्स कितने हैं, इनकी लायबिलिटीज कितनी है, इनका शेयर कैपिटल कितना है, इनका रिजर्व कितना है, उनको बताते हैं। ये सिर्फ सीओसी का होगा मेरे बच्चे। अब ये काम करते हैं ना, मैं इसको ज्वाइंट वेंचर को भी हटा देता हूँ, है ना, अननेसेसरी बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान लो कंपनी जिसके दो सब्सिडरी आपके, ठीक है ना, इसके साथ साथ इनको कहा गया है कि भैया आप जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे इंड एस 27 के मुताबिक, इसके साथ साथ आपको एक कंसोलिडेट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब एसपीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब आ जाता है। हम सीखेंगे सबकी अकाउंटिंग कैसे होगा। फिलहाल मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं सिर्फ कि इनको एक ये भी बनाना होगा। तो मेरे बच्चे ये जो कंसोलिडेट क्या हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, इसमें क्या करेंगे कि जो एसेट्स हैं किसके, सीओसी के, वो आएंगे। इसके साथ साथ जो भी इनके सब्सिडरीज है ना, एक्स का, वाई का, हमने पढ़ा है इंड एस 103 के अंदर में, बहुत हमने एफर्ट डाला हुआ है, उन सबको आप यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। लायबिलिटी में जो है जी सीओसी का, एक्स वाई का, उसको इकट्ठा करेंगे, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें जो हम देख चुके हैं, हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी जिसका एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स हैं, तो इनको दो आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक सेपरेट जिसमें सिर्फ अपनी बातें करेंगे, और एक आपका कंसोलिडेट किया हुआ जिसमें अपने साथ साथ इनके जो एसेट्स, लायबिलिटी है, उनको भी इकट्ठा करके दिखाएंगे। कैसे हम इंड एस 110 के मुताबिक देखेंगे आज। क्लियर यहां तक सर? ठीक है। आप तो कह रहे हो कि जिस कंपनी का आपका सब्सिडरी होगा, जिस कंपनी के ज्वाइंट वेंचर होंगे, एसोसिएट्स होंगे, एक या एक से ज्यादा, उनको ये बनाना पड़ेगा। फिर सर ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? जब दोनों यही बना रहे हैं तो फिर ये कौन बनाएगा? मेरे बच्चे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एक कंपनी जिसका नाम है, मान लो आपका, किसका लिख दूं मैं, चूरू लिमिटेड। सर ये कैसा नाम है? नाम छोड़ो ना, चूरू लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका कोई सब्सिडरी, कोई ज्वाइंट वेंचर, कोई एसोसिएट्स नहीं है, बट वो अकेले है और खुद काम कर रही है, किसी को कंट्रोल नहीं कर रही है आपका। मेरे बच्चे ऐसे जो कंपनीज होंगे ना, इनको बनाना होगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है आप जानते हैं, आपने इंड एस 1 पढ़ा हुआ है आपने, जिसके अंदर में हमने आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, उसी के मुताबिक ये बनाएंगे। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इंडिविजुअल का मतलब क्या जी, वो कोई भी कंपनी जिसके सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स नहीं है, वो इंडिविजुअल बनाएंगे, नॉर्मल जिस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपका मान लो यहाँ पे किसी कोई सब्सिडरी पे आप कंट्रोल कर रहे हो, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर है, किसी के साथ एसोसिएट्स है आपके बिजनेस का, आपके कंपनी का, फिर आपकी अकाउंटिंग क्या होगा, दो इंड एस आपको गवर्न करेंगे। 110 कंसोलिडेट करने के लिए 27 आपको बताएगा कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें इनका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे सेपरेट को लेकर, वो हम पढ़ेंगे। आज हमारी चर्चा का वो मुद्दा है, हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये सर, तो देखो अभी भी आपको समझ में नहीं है, मैं जानता हूं, और मैं इसके जितनी भी थ्योरीज है ना, जितनी सारी बातें, उसको प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाया हुआ है। आप पहले शुरुआत करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले मैं इसको मिटाऊंगा, आपने वीडियो को पॉज करके इसकी कॉपी कर लानी है, और आपके दिमाग में बैठ जाए कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड ये कौन बनाता है जी? ये बनाता आपका वो कंपनी जिसके अंडर में सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट्स आपके हैं, एक या एक से ज्यादा। जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? वो कंपनी जिसका कोई भी ऐसा चीज नहीं है जी, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, कोई एसोसिएट्स नहीं है, कोई आपका सब्सिडरी नहीं है, वो बनाएगा इंडिविजुअल। क्लियर यहां तक? ये सर, मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे इसको मिटाना है, आप इसकी कॉपी कर लो। और फिर फटाफट मैं क्या करता हूं कि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे लेकर आता हूं कि इंड एस 103 के मुताबिक आपने जो कंसोलिडेट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट वाज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर ये क्या है मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा, आप पहले इसको कॉपी कर लो,
है ना। मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। 1 सेकंड, खत्म हो गया आपका। अब मैं आज की क्लास की शुरुआत करूंगा इसको हटा के इन 2 इंडेक्स को लेकर, है ना। आपको इसको लेकर शुरू करूंगा और मैं सारी बातें, मतलब आज का जो मेन फोकस होगा ना बच्चे, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और इससे भी ज्यादा फोकस, मतलब इन दोनों में बोलो कि अल्टीमेटली किस पे, तो सेपरेट में कुछ होता नहीं है, वो तो दिखा दूंगा आपको कैसे उसका प्रेजेंटेशन होता है। मेन हमारा इंडेक्स 110 का आपका स्टडी है। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे ज्यादा बोलूंगा आपको मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप चेक करेंगे, कहता है ऑन 31 मार्च 2020, मेरे बुक का क्वेश्चन 1 देख रहे हैं आप। ऑन 31 मार्च 2020 COC लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स इन टाटा लिमिटेड फॉर ₹3,65,000 पेबल इन कहता है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, और बैलेंस शीट कहता है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोथ कंपनीज आर गिवन बिलो। दोनों ही कंपनी का आपका जो बैलेंस शीट होगा वो आपका ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपको बता रहा है जी। जरा सुनो ध्यान से, इसमें क्या बता रहा है। कहता है कि COC और टाटा का इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये कहता है कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है दोनों का जी, डिवेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, प्लांट मशीनरी, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक, ये दोनों का आपको बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। सर इंफॉर्मेशन टी शेप में, क्या हम ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे? ना मेरे बच्चे, एग्जाम में इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से दे, आपका बैलेंस शीट का जो प्रिपरेशन होगा एज पर इंडेक्स ही होगा, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे उस चीज को। आप जरा आ जाओ। फिर कहता आफ्टर 1 year ऑफ ऑपरेशन, ध्यान से उस बैलेंस शीट के ठीक नीचे में कहता है कि 1 साल ऑपरेशन हो जाने के बाद उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को बता रहा है कि प्लांट मशीनरी इतने के हो गए, इन्वेस्टमेंट इन टाटा लिमिटेड 365 होना ही था। एक बार चेक करो ना, ऊपर वाले बैलेंस शीट में जो आपका है वहां पे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है COC लिमिटेड में, क्योंकि ठीक इन्वेस्टमेंट को करने के पहले का ही बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया था, है ना बच्चे। वो इन्वेस्टमेंट COC की बुक में नहीं दिख रहा है, हाँ नीचे में दिख रहा है, क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद आपका वो तो ऑब्वियस बात है दिखेगा। प्लांट मशीनरी आपका है जी, देखो ना 365 में आपने टाटा में इन्वेस्टमेंट किया है, डेटर्स है, कैश बैंक है, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे COC का इक्विटी शेयर कैपिटल ये बढ़ के 765 हो गया। ध्यान से आप देखो, ऊपर वाले बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs का अमाउंट था, तो 4 इंक्रीज टू 765, ये 3,65,000 से इक्विटी कैसे बढ़ गया? बढ़ना ही था, आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अरे ऊपर में पढ़ो, स्टार्टिंग में 3,65,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया आपने, उसका पेमेंट इक्विटी शेयर्स के थ्रू किया। तो अगर हमने पेमेंट इक्विटी शेयर्स के थ्रू किया हुआ है तो 1 साल के बाद देखो अगले बैलेंस शीट में एक तरफ आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और जो आपने कंसिडरेशन पे किया था वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड होकर दिख रहा है। इसमें कोई जादू की बात तो है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ना। फिर कहता है डेटर्स है आपके जी, कैश बैंक है, यहाँ पे इक्विटी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिवेंचर्स, और फिर कहता है आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट। इसमें कोई डाउट नहीं सर। जरा आप देखो ना यहाँ पे मुझे नीचे कहता है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ COC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। 1 मिनट, ये 31 मार्च 2020 यानी कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो आपने कंसोलिडेट करना है वो भी बनाना है जी, एंड 31 मार्च 2021 एज पर इंडेक्स 103 एंड इंडेक्स 110 आपका। ये 2 बातें हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं। ये देखो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले ना एक डायग्राम से आपको सारी बातें समझाना चाहता हूं। अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोड़ दो नाम, ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम जरा बताओ। डेट ऑफ एक्विजिशन, DOA शॉर्ट में, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है क्वेश्चन में? 31 मार्च 2020, इस दिन पे हमने बिजनेस एक्वायर किया था और 1 साल ऑपरेशन खत्म होने के बाद 31 मार्च 2021 दिस इज डेट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब दिस इज एंड ऑफ ईयर, आज का दिन, एंड ऑफ ईयर मेरे बच्चे, आज का दिन आपका है ना। ये क्वेश्चन में 2 डेट आपको दिया हुआ है। आप याद कीजिए, जब जिस दिन पे आपने बिजनेस को एक्वायर किया, इस दिन पे आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है।
ये बात मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली मैं भी बैलेंस शीट लिख रहा हूं, कंसोलिडेट क्या बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये जो बनेगा वो एज पर इंड एस 103, इंडेक्स 103। और ये आपने पिछले सेक्शन में यानी कि पिछली क्लास तक में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है। हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे क्योंकि उसी का आपका आगे का काम करना है। फिर मेरे बच्चे, जब हम डेट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि हमारा जो बैलेंस शीट डेट होता है ना, बैलेंस शीट डेट का मतलब कि जिस दिन हम लोग क्या करते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस दिन पे हमें फिर से रिक्वायरमेंट है कि देखो जी आपको दो चीज बनाना होगा। एक तो आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना होगा, स्टेटमेंट है ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक बनेगा आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, कंसोलिडेट किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो चीज आपको बनाना होगा। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां भी बनता है, हम कभी भी बना सकते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर में सब्सिडरीज है तो हम दोनों बनता है बच्चे, यहां भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली आपको क्या होगा, साल के एंड में ये रिक्वायरमेंट है कि देखो जी एक तो आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा और एक कंसोलिडेट किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ये कैसे बनेगा, ये कौन गवर्न करता है, इंडेक्स 27 आपका। और आज के दिन पे जो कंसोलिडेट किया हुआ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो वो गवर्न करता है इंडेक्स 110। तो जरा पढ़ो ना कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। वो कहता है कि दो बैलेंस शीट बनाओ, दोनों कंसोलिडेटेड। मेरे बच्चे ये नहीं पूछ रहा आपसे ये कैसे बनेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा। आप इसको ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा छोड़ दो। ये दोनों बनाने के लिए बोल रहा आपका, यानी कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो मैं शुरू करता हूं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर दोनों आ जाए तो फिर कैसे करेंगे हम वो भी सीख लेते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। चलो मैं पहले इसकी शुरुआत करता हूं। तो अब आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का आपके बुकलेट का। और याद रखना आज की क्लास में आपके दिमाग में कोई इफ और ना है, बस आज की क्लास में, आज की क्लास आपका इफ और के बिना होगा। जितने आपके संतोष सर आपको बताएंगे उतना ही पढ़ना है, उतना ही सोचना है। अगली क्लास से जब हमारी शुरुआत होगी ना तो आपके दिमाग में जितने सारी बातें आ सकती हैं, कसम से कहता हूं कि उसके पहले वो बात मेरे दिमाग में आ चुकी है। और उन्हीं बातों को करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट के बुकलेट के सारे क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 50-60 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए इस चैप्टर के अंदर में, जहां पे आपको प्रॉपर कमांड कराऊंगा। एग्जाम में एग्जामिनर जो भी सोच सकता है ना वो, या उसका आगे आने वाली पीढ़ी भी जो सोच सकती है वो भी मैंने सोच लिया है एंड क्वेश्चन के रूप में आपको बना के आपके पास रखा हुआ। आप चिंता ना करना, बस विश्वास रखना कि आज की क्लास में मैं लिख देता हूं नो इफ नो और, मतलब इफ और नहीं करना, बस सर है और बस सर है और कोई नहीं। सुनो मेरी बात, पहले मैं एक आपको बनाता हूं जी कंसोलिडेटेड, हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्चुअली बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, बैलेंस शीट। और ये हम लोग कब बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। और ये किसके मुताबिक बनता है, इंड एस 103। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सर, फिर भी कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें एग्जाम में इसको लेके चलना है। तो ये लो आपका फॉर्मेट एज पर इंड एस, ये हमने रेडी किया, ठीक है ना। और क्योंकि अभी मुझे ज्यादा फॉर्मेट पे बातें नहीं करनी, फॉर्मेट पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड दूंगा। तो अभी ना बस मैं चाहता हूं कि बैलेंस शीट आपको समझ में आ जाए, फॉर्मेट पे हम ज्यादा काम अभी नहीं करने वाले हैं। तो आप एक काम कीजिए, कंसोलिडेट के बाद बैलेंस शीट बनाना है। आपको पता है इसके अंदर में, मैं थोड़ा इसको अपनी तरफ कर लूं, कहां चला गया, यस, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है प्लांट मशीनरी। तो मैं यहाँ पे जो हमारे एसेट साइड होते हैं, एसेट साइड, इसमें आपका पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो आप लिखिए मेरे साथ नॉन करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स के अंदर में एक आ गया प्लांट मशीनरी यानी कि पीपीई। क्योंकि चांसेज यहाँ पे आपको याद होगा कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग इंडेक्स 103 में पता करते थे हमारी गुडविल कितनी है, यानी कि अगर किसी कंपनी को हमने एक्वायर किया तो हमने उनके नेट जो एसेट्स है अगर उससे ज्यादा पे किया तो गुडविल कम टू कैपिटल रिजर्व, गेन और बार्गेन परचेज, आपको याद होगा, वो हमें कंप्यूट करना होगा। और पॉसिबिलिटी है कि गुडविल आ जाए, तो मेरे बच्चे मैं यहाँ पे गुडविल लिख देता हूँ। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको नील कर देंगे और आगे से कंप्यूट करने के बाद ही लिखेंगे कि क्या आ रहा है। बट एनीवे भी लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा काम हो गया।
इसके बाद और क्या है चेक करो आप डेट ऑफ एक्विजिशन के बैलेंस शीट को देखना। तो प्लांट मशीनरी है, फिर आपका क्या है जी डेटर्स है यहाँ पे, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। तो टू आपने लिखा करंट एसेट्स, एंड इस करंट एसेट्स के अंदर में हमारे पास ये है जी आपका फाइनेंशियल एसेट्स, ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। एंड फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आपको नाम क्या क्या दिख रहा है, तो एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स का नाम आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, और दूसरा नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बस हमारा काम खत्म। कंसोलिडेट हो रहा है, टोटल आपको यहाँ लिख देंगे जी। कंसोलिडेट में हम क्या करते थे कि चलो अभी आगे की बात कर लेंगे। फिर लायबिलिटी साइड में आइए, लायबिलिटी साइड में आपका यहाँ पे आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, साथ साथ करेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में आपका नंबर 1 यहाँ पे इक्विटी है, और इस इक्विटी के अंदर में दो नाम आएंगे, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा बताओ जरा सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि अदर इक्विटी। एनसीआई है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। एनसीआई जो आप निकाला करते थे याद कीजिए, वो यहाँ पे है ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे 100% शेयर्स आपने एक्वायर किया है। काश आप एक्विजिशन 100 से कुछ कम किए होते तो यहाँ पे एनसीआई आता, जैसे हमने इंडेक्स 103 में पहले पढ़ा हुआ है, बट एनीवे वो नहीं है यहाँ पे, तो क्यों झगड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, हम देख लेंगे बाद में उसको। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्विटी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आ जाओ जरा, हम शुरू करते हैं लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के अंदर में जरा बताइए यहाँ पे हमें ए में क्या दिख रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आपका यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है ना। प्रॉपर फॉर्मेट में तो हम चीजें लिखेंगे, पता नहीं इंस्टीट्यूट इतना फॉर्मेट में क्यों नहीं दिखाता, बोलते यार इतना ना करो तो भी काम चल जाएगा, मार्क्स दे देंगे, बट हमें सिर्फ मार्क्स थोड़ी लेना है, हमें जाके रियल लाइफ में काम भी करना है, तो हमें प्रॉपर तरीके से सारी बातें पता होनी चाहिए। और इसमें कौन सा नाम दिख रहा है आपको, 12% डिवेंचर्स, यानी कि बोरविंग्स आपको दिख रहे हैं। तो बोरविंग्स जो है लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, उसके अंदर में चला जाएगा। फिर आपका बी के अंदर में यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटीज के अंदर में आपका फाइनेंशियल लायबिलिटीज है ना बच्चे, ये हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटीज आ गया। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर में हमारे पास एक ही नाम दिख रहा है ट्रेड पेबल का, एक्चुअली ट्रेड पेबल है ना, क्रेडिटर्स आपके, यानी कि ट्रेड पेबल। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। मैं आगे बढ़ाने के पहले कुछ वर्किंग्स करूंगा। एक तो हमें यहाँ पे आपका वो क्या निकालते थे हम लोग जी, एनसीआई जो निकालना नहीं क्योंकि 100% होल्डिंग है। एक हमें जानना होगा कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो हमने इस कंपनी का नेट एसेट्स एक्वायर किया है, उसके बदले में जो हमने पेमेंट किया उससे क्या घाटा क्या फायदा। मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़ो ना, याद करो 103 में, ये लिखना नहीं, आप क्या एंट्री करते थे, एसेट्स डेबिट है ना, किसका, ऑफ सब्सिडरी कंपनी, लायबिलिटी क्रेडिट, तो मैं उसको नेट एसेट्स लिख देता हूं, है ना, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों। ये कौन से प्राइस पे आता था, फेयर वैल्यू पे। टू कंसिडरेशन, याद कीजिए आप यही एंट्री क्या करते थे, टू एनसीआई अगर होता तो, एंड टू अगर पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, है ना, स्टेप इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो फिर इन्वेस्टमेंट को हम कैंसिल करते थे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नाम है नहीं जी, पहले से कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आज ही हमने सारा किया। एनसीआई है ही नहीं, तो ये दो नाम हमें चेक करना होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर में आ गया तो हम इसे गुडविल कहते थे, अगर नीचे में आ गया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज यानी कि कैपिटल रिजर्व के नाम से एंट्री होता था। यही काम किया था ना, बोलो ना, यस सर। तो मैं इसको निकालना शुरू करता हूं क्योंकि मुझे एक्चुअली समझाना है, और मेरा मकसद ये नहीं यहां पे आपको लेकर आना है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो चलो, बट बिलीव कीजिए स्लो चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मकसद दूसरा कोई भी नहीं मेरे बच्चे। आओ ना, वर्किंग नोट्स नंबर 1 सुनो ध्यान से, बातें आपको समझनी होंगी। हमें इस गुडविल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा जी, लिखता हूं मैं पहले यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स में, कंप्यूटेशन ऑफ आपका गुडविल ऑब्लिक गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो भी निकल के आ जाए। मैंने आपको बताया था कि गेन ऑन बार्गेन परचेज रेयर केस में आते हैं,
उसका रीजन हमने समझाया हुआ है आपको इंडेक्स 103 में, बट यहाँ पे अब डिस्कशन का मौका नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पता करेंगे यहाँ पे नंबर ए आपका कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स। हमें पहले नेट एसेट्स जानना होगा, किसका, जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है। अरे सीओसी ने किसको परचेज किया है, टाटा को, तो नेट एसेट्स ऑफ टाटा लिमिटेड, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ टाटा लिमिटेड कब, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने आपका बिजनेस एक्वायर किया था तब। तो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हम क्या करेंगे, यहां पे आपका निकालेंगे नेट एसेट्स। कैसे निकालेंगे, याद कीजिए, आप याद करो ना, मैं आपको याद दिलाऊं। इसी क्वेश्चन को देखो, अगर इसी क्वेश्चन में हमें नेट एसेट्स निकालना है तो हम लोग क्या करते थे जी, जितने भी टाटा के एसेट्स हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उनको हम यहां पे लेते थे एट फेयर वैल्यू। बोलो ना, यस सर। उसमें से लायबिलिटी को माइनस करते थे एट फेयर वैल्यू, फिर नेट एसेट्स आता था फेयर वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूं हम लोग क्या करते थे। लिखो यहां पे, इसको करने के दो तरीका है हमारे पास। अब इस चैप्टर में ऑनवर्ड हम दो तरीका फॉलो कर सकते हैं, मेथड 1 या ऑल्टरनेटिव 1। क्या जी, एक तो एसेट्स, आपको मैंने कहा है कि थोड़ा लंबा खींचूंगा बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एसेट्स एट फेयर वैल्यू, है ना, नो डाउट। किसके एसेट्स की बात कर रहा हूं, टाटा का। तो जरा बताओ कौन कौन से एसेट्स इनके बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। प्लांट मशीनरी है, दूसरा इनके डेटर्स हैं जी, डेटर्स है, और तीसरा इनके बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक आपको बता रहा है। तीन नाम यहां पे बताए जा रहे हैं। बताओ जरा, प्लांट मशीनरी कितने का है, 4,10,000। सर इसकी फेयर वैल्यू, हाँ ठीक बोला आपने, मैं इसकी फेयर वैल्यू को ढूंढने के लिए क्वेश्चन के नीचे आऊंगा, कहीं वो हमें बता दे। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं भी क्वेश्चन में अलग से नहीं बता रहा है इनकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो हमने कहा था पिछले सेक्शन में, दोबारा कहता हूं कि अगर क्वेश्चन में किसी एसेट्स की फेयर वैल्यू आपको ना बताए आपको प्रॉपर तरीके से, तो हम जितना बुक में उतना ही मान लेते हैं। तो प्लांट मशीनरी कितना हो गया, 410 आपका। डेटर्स कितना दिख रहा है, 1,40,000, है ना, फेयर वैल्यू अलग से कुछ बता नहीं रहा है। कैश बैंक कहता है 40,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया जी, 4 + 1 5, 5,90,000, है ना बच्चे, यही हुआ ना, 5,90,000। इसमें से हम लोग माइनस किया करते थे लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू को हम माइनस करते थे। जरा बताओ कौन सी लायबिलिटी है, तो हमें दो लायबिलिटी दिख रहा है, एक तो 12% डिवेंचर्स, है ना, 12% डिवेंचर्स, और एक नाम हमें दिख रहा है जी क्रेडिटर्स का। मुझे ये बताओ कि 12% डिवेंचर्स आपके बैलेंस शीट में कितने हैं टाटा लिमिटेड के, 2,20,000, तो 2,20,000 रुपए के आपके ये हैं। और क्रेडिटर्स का, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बता रहा तो जितना बुक में उतना ही मानेंगे, 80,000 का अमाउंट आपका। तो मेरे बच्चे, इनका नेट एसेट्स जो निकल के आ गया, नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, वो कितना निकल के आ गया आपका, 590 में 3 लाख माइनस किया तो 2,90,000, 290, ये फेयर वैल्यू निकल के आ गया, है ना। तो इनका जो नेट एसेट्स है एट फेयर वैल्यू, वो कितना निकल के आ गया, 290। इसको प्लीज कॉपी कर लो आप। अगले स्टेप में याद रखना, यहां पे जर्नल एंट्रीज आपसे नहीं पूछा है कि आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना काम क्यों करूं, फटाफट जर्नल एंट्रीज बनाऊंगा और जर्नल एंट्रीज को बना के बैलेंसिंग गुडविल निकाल दूंगा। नहीं करना मेरे बच्चे, टाइम की बर्बादी है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर ये कौन सा कहें कि टाइम की सेविंग है, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा ना, तभी तो लिखा मेथड 1 आपका। आप चिंता मत करो, आप पहले करो तो हमें नेट एसेट्स पता चला गया। अब इसके बाद बी में गुडविल को निकालने के लिए क्या करेंगे जी, आप मुझे बताइए नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू कितना निकल के आया, 290, मतलब ये आ गया, ये आपका आ गया 290 का अमाउंट आपका, 290। मुझे बताओ इसके लिए जो हम लोगों ने कंसिडरेशन पे किया था, जरा बताओ हम लोगों ने कंसिडरेशन जो पे किया था वो कितना पे किया था। सर कंसिडरेशन क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में कहता है 3,65,000। मेरे बच्चे 365 का आपने पेमेंट किया है, ओहो आपने ज्यादा पे किया, ये देखो 365, तो यहाँ पे गुडविल निकल के आ गया, आया ना बच्चे, ये हमारा गुडविल हो गया। हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करना। मुझे पता आप कह रहे हो कि अच्छा ये कब आया जी, गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, जब एक्वायर किया था तब कितना आ गया, 75। मुझे पता है अभी आप मुझ पे दोषारोपण कर रहे हो, आप चिल्ला रहे हो कि सर
ये भी तो कोई ज्यादा सिंपल ये नहीं है, इतना लंबा। मैंने कहा ना मेथड 1 है, इसका शॉर्टकट भी आगे बताऊंगा, फिलहाल आप लिखो ना यहाँ पे। तो गुडविल हमारा निकल गया, दैट इज 75,000। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेट कर रहा हूँ। याद कीजिए हम लोग कैसे कंसोलिडेट करते थे, तो जितना सीओसी का एसेट्स है उसमें हम टाटा के एसेट्स को इकट्ठा करते थे। ये बात ध्यान रखेंगे, सीओसी का जो एसेट्स होगा वो कैरिंग अमाउंट पे, और टाटा के एसेट्स जो हम अपने साथ इकट्ठा करेंगे दैट विल बी एट आपका फेयर वैल्यू। क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से फेयर वैल्यू आपको नहीं बता रहा है, तो बुक में जो है हम वही फेयर वैल्यू मान रहे हैं। नाउ प्लांट मशीनरी, मैं यहीं पे पीपी आपका, क्योंकि मैं अभी शेड्यूल नहीं बना रहा, मैं सब कुछ यहीं बताऊंगा। आप बताओ प्लांट मशीनरी कितना कितना, 660 आपका सीओसी का है जी, और टाटा का जो आपका एसेट्स है उसका फेयर वैल्यू कितना दिख रहा है, 4,10,000। ठीक है, 410 तो कितना हो गया, 10,70,000। ये हमने 10,70,000 से एंट्री कर लिया है ना, 1070। गुडविल हम लोग निकाल चुके, दैट इज 75,000। तो आप गुडविल को यहाँ पे 75,000 लिख देंगे। करंट एसेट्स में बताओ जरा, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स कितने हैं, तो डेटर्स आपका 250 है, उनका 140। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन देखना बस 390 का अमाउंट, तो मैं यही लिख देता हूँ 250 हमारा, और उनके डेटर्स का फेयर वैल्यू, क्योंकि अलग से कुछ नहीं बता रहा है तो हम जितना बुक में वही मान लेंगे। इट कम्स टू 3,90,000 का अमाउंट, 390। ठीक है ना। और फिर आपका मेरे बच्चे कैश एंड बैंक 210 प्लस आपका कितना हो गया, लिख दो या चलो डायरेक्टली करो ना, 250। क्या दिक्कत है, सजाना हम अगले क्वेश्चन से देख लेंगे ना, अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, 250। इसके बाद आओ जरा इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको याद होगा मैं यहाँ पे नंबर 1 था, नंबर 2 वर्किंग कर दो। यहाँ पे जरा चेक करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। हमने जो शेयर्स इशू किया ना वो कितने इशू किए होंगे, देखो कंसिडरेशन आपका 3,65,000 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शेयर जो आप इशू कर रहे हो 10 रुपीज का है, तो 36,500 शेयर्स आपने यहाँ पे इशू किया होगा। कोई डाउट इसमें नहीं सर। तो मेरे बच्चे 36,500 शेयर्स यहाँ पे इशू हुए, और आपके पहले से चेक करो कि सीओसी के बैलेंस शीट में 40,000 शेयर्स है। 4 लाख का अमाउंट 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 प्लस यानी कि आपका टोटल कितना हो गया जी, कहाँ चला गया ये आपका आ गया 40 पहले से प्लस ये, तो 76,500 शेयर्स, और एक शेयर आपका 10 रुपए का है, 7,65,000। ये सब काम कब कर रहे हैं, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना। उसके बाद अदर इक्विटी में बताइए क्या हमारे पास है, तो अदर इक्विटी में हमारे पास है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप याद कीजिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं आज आपको दोबारा बता दूंगा कि प्रॉफिट लॉस टाटा कंपनी का नहीं आएगा। मतलब सब्सिडरी का हम शेयर होल्डर्स का कुछ भी नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि 2,40,000, ये हम 240। याद है आपको ना सर, क्यों नहीं लेते, मैंने आपको पीछे भी बताया, आज दोबारा बताऊंगा, आप चिंता ना करो, पहले सुनते चलो। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट टाटा का जो है वो कभी कंसीडर नहीं करना इन कंसोलिडेट किए हुए बैलेंस शीट में, कभी नहीं करना। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी, दोबारा आप चिंता ना करो। हमने सीओसी का इक्विटी 4 लाख था, और अभी अभी पता चला कि हमने इतने शेयर्स और इश्यू किए, इकट्ठा करके हमने दिया। याद है ना मैंने क्या किया था, एक आपका ये, दूसरा क्या होगा जी, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ जो चीजें आप लेकर आए उसी को हम अपने साथ यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। आज शेयर्स इशू हुआ, हम उसको भी यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं सर। तो आपका ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया अदर इक्विटी 240 का। इसके बाद आ जाओ जरा बोरविंग्स बताइए। तो डिवेंचर्स हमारे हैं 390, उसके हैं 220। 390 के हमारे हैं एंड 220 के उनके हैं, 220 के उनके, तो कितना हो गया, 6,10,000 का अमाउंट, 6,10,000। और ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स जरा बताओ, हमारे कितने 90, उनके फेयर वैल्यू कितना 80, तो 90 प्लस 80, 90 हमारे हैं और 80 उनके हैं, तो अमाउंट कितना आपका हो गया, 1,70,000 है ना। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। अब हमने कंसोलिडेट कर दिया जी। हम लोगों ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो सीओसी के सब कुछ यहाँ पे आ गए, सब कुछ यहाँ पे आ गए सीओसी के एट कैरिंग अमाउंट, मतलब उनके बैलेंस शीट में तो कोई चेंज किया ही नहीं। चेंज क्या हुआ, बस जो हम लेकर आए हैं इनको, आपका टाटा कैपिटल को,
तो टाटा के जिन एसेट्स जिन लायबिलिटी को लेकर आए, गुडविल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, इक्विटी जो इशू किया, उसको हमने अपने साथ क्या किया, इनकॉर्पोरेट कर लिया मेरे बच्चे। तो अब जरा चेक करो ना, आपका दोनों से टैली करना चाहिए। ये कितना आ गया, 10,70,000 प्लस 75,000 प्लस 3,90,000 का अमाउंट और प्लस आपका 2,50,000 का अमाउंट, ये आ गया 17,85,000। जरा चेक करो ये कितना निकल के आ रहा है। तो आपका 7,65,000 प्लस 2,40,000 फिर प्लस आपका 6,10,000 और प्लस आपका 1,70,000, तो ये भी बन गया आपका 17,85,000। ये हमने 1785 कंसोलिडेट कर दिया मेरे बच्चे, कंसोलिडेट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ये था ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपका हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया। अब इसके बाद याद कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ लिया। तो हमारा तो मेरे बच्चे पहले से सब कुछ टैली कर ही रहा था, उनका जो हम लोगों ने लिया वो अपने यहाँ पे ऐड किया फेयर वैल्यू, कुछ डिफरेंस था उसको गुडविल का, और ये टैली कर गया ना। हम लोग आएंगे आपका 31 मार्च 2011 को, 21 को। सर एक काम करो ना, क्या यहाँ पे हम लोग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अब टाइम बर्बाद होगा, मैं उसको यहीं दिखा दूंगा कैसे बनेगा, यहाँ के फिगर के साथ और यहाँ पे इनके फिगर के साथ। आप आओ तो पहले, आप पहले मेरे साथ तो चलो। मैंने कहा था नो इफ नो और, बस मेरे साथ। ये हमने यहाँ का कंसोलिडेट कर दिया। मैं इसको मिटाऊंगा मेरे बच्चे, इसको मिटाऊंगा। मिटा दो इसको, यस सर, ये लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर मैं अब आपको क्या करूंगा, इसको मैंने मिटा दिया और मैं अब आपको आगे लेके चलूंगा और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे बच्चे पता है क्या हुआ, अब यहाँ पे जब डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया, एक्वायर कर लिया हमने, बैलेंस शीट बना लिया, समय आगे चला, 1 साल का समय गुजर गया। 1 साल का, 1 साल के समय गुजरने के बाद यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई होंगी। कुछ एसेट्स परचेज किया होगा, कुछ बेचा होगा, कुछ लायबिलिटी बढ़ा होगा, घटा होगा, गुड्स परचेज किया, सेल किया, प्रॉफिट कमाया होगा, लॉस हुआ होगा, बहुत सारी बातें हुई और साल का एंड आया। हमारा इंडेक्स कहता है कि भैया आज के दिन पे आपको एक तो बनाना होगा सेपरेट, वो कैसे बाद में, और एक बनाना होगा कंसोलिडेट किया हुआ है। तो पहले क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप बनाओ यहाँ पे कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट किया हुआ आपका बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, कंसोलिडेट बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट ये कब बन रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2021। और मेरे बच्चे ये किसके मुताबिक बनेगा, क्योंकि साल के एंड में बैलेंस शीट डेट पे जब बनता है तो वो इंडेक्स 110 के मुताबिक, ठीक है ना। तो इसमें फर्क क्या होगा, कुछ भी नहीं, आप देख लो यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा, है ना। ये रहा हमारा फॉर्मेट और मैं अब शुरुआत करता हूँ इसको बनाने का, ठीक है ना। हमारे यही नाम होने वाले हैं जी, एसेट्स साइड। इसके अंदर में पहले आपका नॉन करंट एसेट्स बनाओ ना मेरे साथ साथ, है ना। यही नाम तो है, कोई नया एसेट्स तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा 1 साल गुजरने के बावजूद भी, तो वही सब नाम आएंगे। आपका नंबर ए में यहाँ पे पीपीई, फिर आपका बी में यहाँ पे गुडविल, गुडविल, फिर आपका 2 में देयर इज करंट एसेट्स, और इस करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या नाम था, एक तो आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, ये फाइनेंशियल एसेट्स, और इसके अंदर में हमने क्या बोला, नंबर 1 आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और नंबर 2 के अंदर में हमने क्या देखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये हमारा क्लोज्ड हो गया, है ना। टोटल, दिस इज टोटल ए, यानी कि एसेट साइड। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में भी से इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना। इसमें आपका पहला है इक्विटी, और इक्विटी के अंदर में यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, एक तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, और बी में आप लिख रहे हैं यहाँ पे अदर इक्विटी। एनसीआई होता तो मैं एनसीआई लिखता, अभी अगले क्वेश्चन से आएगा, बट फिलहाल अभी अदर इक्विटी यहाँ पे आया। इसके बाद फिर आप लायबिलिटीज के अंदर में आ गए, और लायबिलिटीज के अंदर में यहाँ पे आपका
नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर में आपका फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, बताया था ना आपको इंडेक्स 1 में, वैसे ही काम कर रहे हैं फॉर्मेट आपका। और फिर इसके अंदर में आपका क्या आ गया, बोरोइंग्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके। फिर आपके बी में आ गया आपका करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे जी, आपका फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऊपर वाला लॉन्ग टर्म वाला है, ये नीचे वाला शॉर्ट टर्म वाला होता है ना। और इसमें आपका आ गया ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स है। सर इसका डिटेल सब देखेंगे अगले क्वेश्चन से, अभी बस कॉन्सेप्ट पे काम करो। ये हाथ पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। फिर हमारा ये टोटल आ गया, एंड टोटल दिस इज बी, ठीक है ना। मैं शुरुआत करता हूं मेरे बच्चे। अब हम इस डेट पे आ गए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने के टाइम पे पहले एक काम करना, एक्चुअली कहा गया है कि जो आपने यहां पे कंसोलिडेट क्या बनाया ना, इसी को बेस लेते हुए हम इसको बनाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। लेकिन बेस लेते हुए इसको बनाने का मतलब क्या होता है, वो जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी उस तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप क्या करेंगे कि आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, बेस का मतलब सिर्फ इतना होता है। जरा बताओ, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपने गुडविल कितना निकाला था, 75। ये 75 एज इट इज यहां पे रहेगा, नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल आपका। डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमने जब अपने टाटा को अपने साथ इकट्ठा किया था, तो उनके नेट एसेट्स को जो अपने साथ मिलाया था मेरे बच्चे, नेट एसेट्स को अपने साथ मिलाया था। नेट एसेट्स को मिलाते समय जो डिफरेंसेस थे ना, जितने की कमी थी, यानी कि गुडविल, वो एज इट इज आएगा। क्यों, रीजन सब अभी E4 बंद सब बताऊंगा। ये देखो कसम खा रहा हूं, झूठ नहीं बोलता, बट थोड़ा समय दो आप। तो हमने क्या किया, गुडविल यहां पर लिखा। अब आप एक काम करो, आगे की बात है। इस दिन पे देखो मैंने हाथ कहां रखा हुआ है, मुझे बताओ अब सीओसी का पीपीई कितना है, कैरिंग अमाउंट सीओसी का बताइए। सीओसी का पीपीई दिख रहा है हमें 8,30,000, नीचे वाले बैलेंस शीट में 830। तो मेरे बच्चे वो ले लिया जाएगा आज के दिन पे, आज के दिन पे। प्लस जरा बताओ कि आज के दिन पे टाटा का प्लांट मशीनरी कितना है, 4 लाख, उसको भी ऐड कर देंगे, 4 लाख रुपए ऐड कर दिया। फिर एक छोटा सा जवाब देना कि क्या इस दिन पे जब हमने इनके प्लांट मशीनरी को लिया था टाटा कंपनी के, तो क्या हमने इसको रिवैल्यू किया था? नहीं सर, रिवैल्यूएशन नहीं किया था। तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमने आज जितना है ना वही हमने ऐड कर दिया। सर रिवॉल्यूशन होता तो फिर क्या करते हैं, आगे का विषय है, आप चिंता छोड़ दो, सब बताऊंगा। फिलहाल कोई रिवॉल्यूशन की बात है नहीं। तो आज के दिन पे जब हम कंसोलिडेट क्या बना रहे हैं, तो आज आपका पीपी कितना है जी, आपका कितना वो बता दो, हम इसको लिख देंगे। तो 12,30,000। सर बताओ ना, रिवॉल्यूशन होता तो फिर क्या करते हैं, इफ और नो, बस समय दो मुझे, आगे अभी दिमाग सटाओ। आज तो बस दोनों का हमने इकट्ठा कर दिया। गुडविल जितना पहले था उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ ट्रेड रिसीवेबल आज बताओ कितना है। तो डेटर्स जरा बताओ, आज टाटा सीओसी के कितने हैं, टाटा सीओसी के डेटर्स आपके 2,50,000, ये ले लिया हमने 2,50,000। प्लस जरा बताओ आज टाटा के बुक में डेटर्स कितने हैं, 140, ऐड कर दो। और फिर जवाब दो, क्या इस दिन पे हमने इसमें कोई रिवॉल्यूशन किया था? नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, जितना आज है ना, जितना आज उसको हमने इकट्ठा करके लिख देना है, 390। सर रिवॉल्यूशन होता तो क्या करते, आगे का विषय है, नो इफ और नो। अब उसका हम पूछेंगे नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे, एक सवाल आपके दिमाग में उठा के मुझे रखना था ताकि आगे इसका जवाब दूं, बस उतना ही। अब बस मस्ती के साथ आप इसको रिकॉर्ड करो। बताओ आज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक मिनट, गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया मैंने। ट्रेड रिसीवेबल आज कितना है जी, नीचे वाला बैलेंस शीट है बदमाश, यही गलती करता हूं। नीचे वाले में आपका डेटर्स जो है 350 है इनका, यही तो दिक्कत हो जाता है। और इनका कितना है 150, गलतियां करता हूं मैं जानबूझ के। 350 150 कितना हो गया, 5 लाख का अमाउंट। तो ये आपका 5 लाख का अमाउंट हो गया, है ना, 5 लाख का अमाउंट। क्लियर यहाँ पे आज का, आज जितना जो दिख रहा है नीचे में, यानी कि आपको दिख रहा है। कैशियर बैंक बताओ सीओसी का आज कितना है, 80,000।
और मुझे बताइए आज इनका कैश बैंक कितना है 130, जितना है ना आज सब इसको ऐड करके यहाँ लिख दो तो कितना हो गया 2,10,000 का अमाउंट 210, ठीक है ना। मतलब जो चीजें आज की उनको ऐड कर रहा हूं, गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो आया था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे करे कर दिया। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी सिर्फ सीओसी का, टाटा का नहीं। सर क्यों, आपको बताया है, आगे भी बताऊंगा क्योंकि जो एंट्री आपने किया था। सुनो यहाँ पे बताओ सीओसी का इक्विटी कितना है 765, तो आप यहाँ पे 765 रिकॉर्ड कर दो 765। मुझे बताओ अदर इक्विटी में क्या नाम दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो भी नाम होगा यहाँ पे जरा बताओ। प्रॉफिट लॉस सीओसी का कितना है 290, टाटा का बाद में। मैं एक काम करता हूँ ये 290 अंदर लिखता हूँ, अंदर आपका, और टाटा का क्या उसको छोड़ दो आप बाद में, अभी छोड़ दो आप, छोड़ दो। सर क्यों, मैंने कहा ना बस यहाँ लिखो, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ आप। डिवेंचर बताइए आज आपके बोरिंग्स यानी कि आपके कितने हैं जी 450,000 और आपके कितने हैं 2,60,000 है ना नीचे वाले बैलेंस शीट में, तो कितना होगा 7,10,000। आप यहाँ पे 710 का अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद ट्रेड पेबल जरा बताओ कितना है, क्रेडिटर्स आपका 120, उनका कितना है 120, जो भी अमाउंट दिख जाए आज के डेट पे 120, 240 का अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है एक्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस मैंने छोड़ा है, पता नहीं क्यों, देख लेंगे। बस इतना पहले कॉपी कर लो आप। सर हो गया सर, ठीक है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां देखो आप, जब हमने कंसोलिडेट किया ना इस दिन पे, अब मैं एक वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, और आप इस डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम पे ये रहा 31 मार्च 2020 और ये रहा 31 मार्च 2021। ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन था एंड दिस इज डेट ऑफ आपका कंसोलिडेशन। क्लियर यहां तक? यस सर। मुझे बताओ आज के दिन पे आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि टाटा कंपनी के बैलेंस शीट में, ओहो मुझे वो एक चीज बताना था मैंने मिटा दिया, बट एनीवे कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए टाटा कंपनी का आज के डेट पे, यहाँ पे टाटा कंपनी का आज के डेट पे यहाँ पे बताओ शेयर होल्डर्स का क्या क्या दिख रहा है। सर टाटा कंपनी का आज जो दिख रहा है ना यहाँ पे, वो है आपका एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। और एक आपका है जी टाटा कंपनी का क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना दिख रहा है जरा बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल टाटा का 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा बताओ आज टाटा का आपका प्रॉफिट लॉस कितना है 90,000, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। जरा बताओ टाटा का यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है। जरा बताओ टाटा का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे कितना है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का अमाउंट, 90,000 आपका यहाँ पे, 1 लाख आपका यहाँ पे। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से। मुझे ये बताओ कि टाटा कंपनी ने, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट जो इस दिन पे 90,000 था वो बढ़ के कितना हो गया 1 लाख रुपए। यानी कि मेरे बच्चे टाटा ने इस दिन के बाद आपका पोस्ट में, पोस्ट मतलब कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद यहां पे 10,000 का प्रॉफिट कमाया है, 10,000 का प्रॉफिट कमाया है। तभी तो प्रॉफिट लॉस जो 90 था बढ़ के 1 लाख हो गया, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता जी, 10,000 आपका प्रॉफिट कमाया है। मुझे बताओ ये जो 10,000 का प्रॉफिट टाटा ने कमाया है, अब वो प्रॉफिट किसका? अरे टाटा ने जो प्रॉफिट कमाया इस पोस्ट में आपका 10,000 का एक्विजिशन के बाद, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो बैलेंस शीट बन रहा है ना, ये 1 साल गुजरने के बाद बन रहा है। तो जरा बताओ ये टाटा ने जो 10,000 का पोस्ट प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट किसका है? ऑब्वियस बात है शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स कौन है? सीओसी। अरे हमने आपकी कंपनी में 100% शेयर्स परचेज किया है, तो अगर 100% शेयर्स मैंने परचेज किया है तो जितना आप कमाओगे वो भी तो मेरा होगा। अरे बोलो ना हाँ। अरे इसके बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बढ़ना घटना हो रहा, सब मेरा ही तो है, मेरी तो कंपनी है।
यहाँ पे एनसीआई की तो कोई बात है नहीं। अगर एनसीआई यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता तो क्या करते, अगला क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पे कह रहे हैं कि यार जो कुछ है सब मेरा ही तो है। यानी कि अगर 10,000 का आपने प्रॉफिट कमाया तो मैं क्या करूंगा, अपने इक्विटी में जो 290 का अमाउंट है आपके द्वारा जो आपने पोस्ट में कमाया वो मेरा ही है, मैं उसको ऐड करके यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट दिखाऊंगा, है ना। ये पूरा 10,000 इसलिए ऐड किया मेरे बच्चे क्योंकि आपने जो पोस्ट में कमाया ना उसका 10,000 मेरा ही है, उसका 10,000 मेरा ही है। तो मैंने क्या किया, वो ऐड कर दिया अमाउंट। ये क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है? सर कुछ दिक्कत आ रही है, अभी मत बोलो, मुझे समय दो। मैंने कहा था कि अभी आपका दिमाग उतना ही चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे मैंने बोला है। कसम खाता हूं कि आज ही क्लास के अंदर में सारे परेशानियां दूर करूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा ना कि अब मेरी क्लास की रिक्वायरमेंट आपको होगी नहीं, अपने आप सब कर जाओगे। देखो ना कितना आ गया, 12,30,000 प्लस 75,000 प्लस ये कितना हो गया 7,10,000, ये आ गया मेरे बच्चे 20,15,000। यहाँ पे 2015, यहाँ कितना आ गया चेक कीजिए 7,65,000 प्लस आपका 3 लाख रुपीज का अमाउंट प्रॉफिट लॉस यानी कि अदर इक्विटी, 7,10,000 का अमाउंट और प्लस आपका यहाँ निकल के आ गया 2,40,000। ये आपका आ गया 20,15,000, दोनों साइड टैली कर गया, दोनों साइड। यार ये बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर जा रहा है, कैसे? जबकि हमने टाटा लिमिटेड के कई चीजों को अपने साथ मिलाया भी नहीं है, टाटा लिमिटेड के कई चीजों को हमने नहीं मिलाया, फिर भी कैसे टैली कर जा रहा है? यही तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। और यही चीज जानने के बाद अब आप दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। आप पहले इसकी कॉपी कर लो, अब मैं आपको मंत्र पे लेकर आता हूं कि मैंने क्या किया एक्चुअली। आप पहले यहां तो कॉपी कर लो, यहां तो कॉपी कर लो और फिर मैं अब लिख रहा हूं यहां पे मंत्र, ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं और ये सिर्फ आपके क्या जी, आत्मा के लिए। यानी कि आपकी जो आत्मा है ना वो इसको सोचेगी, आपकी आत्मा, और ये सोचते ही फिर आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएगी। टिपिकल से टिपिकल एडजस्टमेंट, ये सोचने के बाद आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। देखो मैंने क्या किया, ये आत्मा के लिए, क्योंकि आपके लिए नहीं है तो आप इसको एग्जाम में या कहीं दिखाना नहीं, ये सिर्फ आपके लिए, मन में के लिए, मन सोचने के लिए, है ना। देखो मैंने क्या किया, एक मैंने 31 मार्च 2020 यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन को एक बैलेंस शीट बनाया। इस बैलेंस शीट में मैंने क्या किया था, इस बैलेंस शीट के अंदर क्या किया था, बहुत ध्यान से मेरी बात अब देखना, समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस बैलेंस शीट में हमने क्या किया था कि जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स सीओसी के और टाटा के हमने यहां पे इकट्ठा किए थे ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने लायबिलिटीज भी हमने यहां पे इकट्ठा किया था सीओसी का और टाटा का। क्लियर यहां तक? यस सर। हमने आपके एसेट्स मिला लिए, लायबिलिटी मिला लिए और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हमने यहां पे लिखा। ये कितना लिखा जी, एक तो जो हमारा पहले से ओल्ड और प्लस जितना कंसिडरेशन के लिए हमने इशू किया हमने वो यहां पे लिख दिया, है ना बच्चे। हमने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे जो रिजर्व भी हैं, रिजर्व जितने थे यानी कि अदर इक्विटी, ये किसका लिखा हमने, ओल्ड का लिखा, ओल्ड का। हमने उसका नहीं लिखा, क्या नाम है वो आपका, ओल्ड ना करके मैं इसको टाटा कर सीओसी कर देता हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ सीओसी का लिखा, हमने टाटा का नहीं लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमने क्या किया जी, सिर्फ लिखा था आपका क्या नाम है आपका सीओसी का। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्या किया था, उसका नहीं लिखा था, अपना लिखा था, प्लस जो कंसिडरेशन इशू किया था, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, तो एसेट्स जो है सीओसी का लिखा जी और टाटा का हम जितना लेकर आए एट फेयर वैल्यू वो लिखा हमने, है ना। लायबिलिटी भी हमने क्या किया, सीओसी का लिखा और टाटा का हमने क्या किया, फेयर वैल्यू पे। रिजर्व किसका, सीओसी का। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका, सीओसी का जो पहले से था वो, और जितना हमने कंसिडरेशन पे किया ना। मेरी बात ध्यान सुनना, आप इस बात से एग्री करो कि जो सीओसी का इक्विटी है, सीओसी का रिजर्व है, सीओसी की लायबिलिटी है, सीओसी का जो एसेट्स है, ये हमने किस पे लिखा था, कैरिंग अमाउंट पे, जितना बुक में था। तो मेरे बच्चे इनका तो सब कुछ ऑलरेडी पहले से कंसोलिडेट के बैलेंस शीट में भी टैली कर रहा था, मतलब जितना आपका एसेट्स उतना आपका लायबिलिटी साइड उनका टैली कर रहा था। बोलो ना। अरे जो हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसमें किया ही क्या किया, जो आपका सीओसी का एसेट्स है, लायबिलिटी है, वो आपका कैरिंग अमाउंट पे हमने लिख दिया, टैली कर गया।
अब क्या हुआ कि टाटा के जो हमने एसेट्स लिए थे, मान लो टाटा के एसेट्स हमने लिए थे 100 रुपीज का, और टाटा की लायबिलिटी हमने लिया था 40 रुपीज का, मान लो। तो 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60 रुपीज हुआ ना। अगर 60 के बदले में हमने कंसिडरेशन अगर 60 ही दिया था मेरे बच्चे, तो इनका बैलेंस शीट टैली कर रहा है। अरे बोलो ना हाँ। यहां पे आपका 100 और आपका 40 यानी कि नेट एसेट्स कितने का लिया जी? हमने आपका नेट एसेट्स जो यहां पे लिया 60 रुपीज का। अगर इसके बदले में कंसिडरेशन हमने 60 ही दिया तो बैलेंस शीट टैली कर रहा है। कंसोलिडेट क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर में। हाँ, अगर ये कंसिडरेशन 60 के बजाय हमने 70 मतलब ज्यादा दे दिया, नेट एसेट से ज्यादा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना ज्यादा दिया? 10 ना। क्या अब बैलेंस शीट टैली करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे एंट्री इनका 110 से दिख रहा है और यहां पे 100 से। इसीलिए तो हम लोगों ने क्या किया था, टैली कराने के लिए यहां पे कह दिया था भैया गुडविल है 10 रुपए का, तो 110 और 110 टैली कर गया। अब तो खुश हो जाओ कम से कम। अरे अब तो थोड़े से चेहरे पे स्माइल लेकर आओ। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये जो बैलेंस शीट आपने कंसोलिडेट किया था, इस बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करते समय मैथमेटिकली अगर बात करूं, कॉन्सेप्चुअली बात ना करूं, तो अल्टीमेट टारगेट बैलेंस शीट को टैली करना है। हमने हमारे जो शेयर कैपिटल है, हमारे रिजर्व, हमारी लायबिलिटी, हमारा एसेट्स, वो तो कैरिंग अमाउंट पे ही आ रहा था, पहले से ही बैलेंस शीट मेरा टैली कर रहा था। टाटा यानी कि ओल्ड कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी का जो हम एसेट्स लेकर आए, लायबिलिटी लेकर आए, अगर उतना ही हमने कंसिडरेशन पे किया तो बैलेंस शीट टैली कर रहा था। अगर कंसिडरेशन ज्यादा हमने पे किया तो बैलेंस शीट टैली नहीं किया, तो हमने टैली कराने के लिए गुडविल लिख दिया। अगर कम पे किया तो कैपिटल रिजर्व यानी कि गेन ऑन बार्गेन परचेज, तब भी टैली करेगा। क्लियर ना? यस सर। तो मेरे बच्चे अब क्या हुआ कि ये बैलेंस शीट आपका यहां तक टैली कर गया बिना किसी डाउट के, इस गुडविल को लिखकर, आपका मतलब गुडविल को लिखकर हमने टैली करा दिया। नाउ अब सुनना, समय आगे चला और ये समय चलते चलते फिर क्या हुआ जी, अगला आया 31 मार्च 2021 और यहां पे हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाना शुरू किया। एक और बैलेंस शीट आपका, ये बैलेंस शीट हम कह रहे हैं कि बनेगा क्या जी, ऑन आपका डेट ऑफ कंसोलिडेशन एज पर इंड एस 110 कहता है। एक काम करो कि इस बैलेंस शीट में बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जो एसेट्स है ना, जो एसेट्स आपके हैं वो आप सीओसी का लिखो और टाटा का लिखो। नो डाउट कि सीओसी का एट कैरिंग अमाउंट पे जितना है, टाटा का जो उनके कैरिंग अमाउंट पे, जो मतलब आज दिख रहा है बैलेंस शीट में। फिर लायबिलिटीज भी आप क्या करो जी, यहां पे सीओसी का लिखो और टाटा का लिखो। है, वो कहते हैं कि ये जो गुडविल क्रिएट हुआ था ना, उसको भी आपको यहां पे दिखाना होगा, क्योंकि इसी से उसका बैलेंस शीट टैली हुआ था। हमने कहा कि ठीक है, हमने काम कर दिया जी। कितने का अमाउंट था आपका? 10 रुपीज का। अब इसके बाद यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल किसका लिखा जाएगा? नो डाउट कि आपका वही जो सीओसी प्लस कंसेशन, मतलब कि जो सिर्फ सीओसी का है, अगर मैं कह दूं सिंपली सिर्फ सीओसी का है ना, दोनों मिला के आपका, वहां पे उसका नहीं आता। जब हम कंसोलिडेट करते हैं हम उसका शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते। फिर रिजर्व्स जो है अदर इक्विटी, वो भी किसका आएगा? हमने कहा सिर्फ सीओसी का। ठीक है, तो अब बात उठी, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब आपको मजा आएगा। क्या ये जो 100 रुपए के एसेट्स थे टाटा कंपनी के, आज क्या वो भी आज भी 100 रुपए के रहेंगे? हमने कहा नहीं, बढ़ सकते घट सकते, बट जितना होगा उतना ही दिखाना। हमने कहा कि 105 रुपए का हो चुका है, 105 रुपए का मान लिया, तो आपको 105 ही दिखाना होगा। ये देखो, अब आज जितना हो गया ना बच्चे, यहां पे कितना था? 410 था, आज कितना 4, तो हमने वही इकट्ठा किया आपका, इसमें कोई डाउट ना हो। फिर कहा कि ठीक है, अब एक काम करो आप कि जो आपका गुडविल तो ऐसे ही जाएगा, गुडविल ऐसे ही जाएगा क्योंकि उसी से टैली कर रहा है। हमने कहा कि भैया लायबिलिटी कितना 40, तो आपका तो जितना है वही लिया। इनकी लायबिलिटी चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। फिलहाल आपका फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जितना है ना, हम वही लिख देते हैं 40 रुपीज का, मतलब एक ही चेंज मैंने दिखाया। क्या आपका बैलेंस शीट अब टैली करेगा? ये बैलेंस शीट टैली करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये चीज चलो मानता हूं सेम है, ये चीज मानता हूं सेम है, लेकिन जो एसेट्स है वो 100 रुपए का था, 105 रुपए कर दिया, 105 कर दिया, 5 रुपए ज्यादा कर दिया। कैसे बैलेंस शीट टैली कर जाएगा? आप देखो ना, इधर एंट्री कितना हो गया?
15 का -40, तो 115 -40 कितना हो गया आपका? हो गया ये कितना जी, कितना होता है 115 माइनस आपका 40 कितना होता है? 75। तो ये आपका मिल गया आपका 75। याद कीजिए यहाँ पे हमने कितना ऐड किया था? 70, ये इसमें 70 मिला हुआ है, तो ये तो टैली नहीं करेगा, क्योंकि चलो ये 70 आ गया एज इट इज, यहाँ पे ये 40 आ गया एज इट इज, ये 10 ऐसे ही, लेकिन 100 तो 105 हो गया, ये टैली नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं? पूछा कितने का फर्क है? 5 रुपए का। 15 प्लस 10 115, यहाँ कितना? 110, 5 रुपीज ज्यादा है। वही 5 रुपीज मेरे बच्चे, अगर आपका बिजनेस का नेट एसेट्स बढ़ाना, बिजनेस का वर्थ बढ़ा आपका, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी कंपेयर टू पिछले वाले से, आपका जो पहले आपका नेट एसेट्स यहां पे कितने का था? 100 का था, अब कितना हो गया? 105 हो गया। तो कैसे बिजनेस ग्रो कर गया, कैसे बढ़ गया आपका नेट एसेट्स? बिना किसी डाउट के प्रॉफिट से। एसेट्स माइनस लायबिलिटी है, मतलब एसेट्स जो बढ़ा, लायबिलिटी घटा, नेट इंपैक्ट निकालने के बाद। तो आपका ये बढ़ा कैसे? हमने कहा कि भैया प्रॉफिट कमाया होगा। अरे आपके घर में आज 100 रुपए का एसेट्स है, कल 105 रुपए का हो गया, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रॉफिट कमाया होगा। वही प्रॉफिट आपका क्या है? पोस्ट एक्विजिशन है, पोस्ट। और 5 रुपया क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हैं रिजर्व में, सीओसी का पूरा। और पोस्ट प्रॉफिट हम ले रहे हैं किसका जी? वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है जी? टाटा का। टाटा का यहाँ पे पोस्ट, और वो 5 रुपया लेके हम इसको टैली करा रहे हैं, तब ये जाके टैली कर जा रहा है। समझना पड़ेगा बात को, समझना पड़ेगा। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आज ही अभी ही मैं आपको प्रूफ भी करने को तैयार हूं। यहां भी वही काम हुआ मेरे बच्चे, यहां भी। आओ चेक कराता हूं, आओ चेक कराता हूं। मुझे जरा बताओ कि इस दिन पे नेट एसेट्स कितना है? किसका? आपके वो टाटा का। चेक करो, आप चेक करो जल्दी से। यहां मत देखो, अपने डेट ऑफ एक्विजिशन के बैलेंस शीट को देखो और जरा बताओ कि टाटा का नेट एसेट्स उस दिन कितना? वो देखो आप, 410 का एसेट्स दिख रहा है, प्लांट मशीनरी, डेटर से कैश सब मिला के 590 एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी को हटाओ, हमें लायबिलिटी का इंपैक्ट नहीं चाहिए। तो लायबिलिटी कितना दिख रहा है जी टाटा का ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? 2,20,000 के, 2,20,000 के डिवेंचर से 80 के क्रेडिटर्स, दैट बिकम्स 3 लाख रुपीज। हमने इसमें से 3 लाख रुपीज का अमाउंट माइनस कर दिया, तो 2,90,000 मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो नेट एसेट्स आपका यहां पे था, जो नेट एसेट्स आपका यहां पे था, वो कितना था जी? 2,90,000, 290 इस दिन पे आपका था, है ना? 290। जरा चेक करो इस दिन पे कितना हो गया। तो मुझे बताओ, एक साल गुजरने के बाद जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिख रहा है, उसमें टाटा का टोटल एसेट्स कितना है जी? 6,80,000। इस 680 में से लायबिलिटी को हटाइए, लायबिलिटी के इंपैक्ट को खत्म कीजिए, तो 260 एंड 120, 380 माइनस 380, यानी कि 3 लाख रुपीज। यानी कि जो 290 का नेट एसेट्स था, वो बढ़ के कितना हो गया? 3 लाख रुपीज का अमाउंट हो चुका है। ये देखो कितने से बढ़ गया? 10,000 से। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो बढ़ा है वही आपका प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट आपका है। और उसी 10,000, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना बच्चे। अरे जितना एसेट्स यहाँ पे टाटा का लिया था, उसके मुकाबले नेट एसेट्स यहाँ पे 10,000 ज्यादा ऐड हो रहे हैं। तो एसेट्स में अगर 10,000 ज्यादा ऐड हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड भी करना पड़ेगा, और वही 10,000 आपने यहाँ पे ऐड करके इसको इक्वल किया। ये इसका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। ये बात दिमाग में बैठ गई तो सारे सपने चकनाचूर। माफ कीजिए, क्या बोल दिया मैंने? अरे अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो आपके सारे सपने पूरे। इस चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि एक एक नंबर आपकी झोली में है, एक एक नंबर। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली काम करना पड़ेगा, मैथमेटिकली भी आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी चीजें थोड़ी टिपिकल होते चले जाएंगे। बट जहां टिपिकल होंगे, ऐसे मैं आपको बातें समझाऊंगा और आपको मजा आएगा। रियली बता रहा हूं, मजा आएगा। आप समझो मेरी बात ना? तो ये एक्चुअली इस तरीके से काम हो रहा है। तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि यार ये बैलेंस शीट तो ऑलरेडी टैली कर रहा था गुडविल को लिख के, तो हमने जो यहां था वो तो हमने एज इट इज ऐसे लिखा ही लिखा। हाँ, नेट एसेट्स जितने से बढ़ गया, यानी कि एसेट साइड, नेट एसेट्स का मतलब क्या? ये चीज
जितने से बढ़ गया हमें इसको भी उतने से बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली करेगा। इसमें इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट कमाया होगा, हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ लो ना, और भी बातें बहुत सारी है। नेट एसेट्स बढ़ने का और भी रीजन हो सकता है जी, हो सकता है कोई एसेट्स हमने रिवैल्यू किया होगा, बट वो चीजें आगे आएंगी। अभी तक जितना सीखा उसके हिसाब से ये नो इफ नो और दिख रहा ना, लिखा हुआ मैंने मिटा दिया, बट आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ये आपकी आत्मा के लिए, इस तरीके से आपका दिमाग हो तभी बात बनेगी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। एक्चुअली मुझे एक पॉइंट पहले समझाना था लेकिन मैंने मिटा दिया, बट बोला कोई बात नहीं, मैं आगे बच्चों को समझा दूंगा, थोड़ा मेरा समय बर्बाद होगा, आप इसकी कॉपी कर लीजिए। इसकी कॉपी करने के बाद आपको कुछ नोट लिखना है मेरे साथ, यहाँ पे नोट लिखना है। लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे मंत्र, मंत्र नंबर 1, कुछ मंत्र मैं दे रहा हूं इस चैप्टर के लिए। क्या कहते हैं कि गुडविल, गुडविल इज ऑलवेज, ऑलवेज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। आप जब भी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करोगे तो इवन तो एक साल के बाद भी जो आएगा ना, उसमें क्या होगा, गुडविल आपका वही आएगा जो ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन था। सर क्या ये कभी ये जो आपका अमाउंट है ये हमेशा बना रहेगा? हाँ बच्चे, हमेशा बैलेंस शीट में बना रहेगा, हमेशा। तब तो सर ये जन्म जन्म के लिए हो गया? नहीं बच्चे, इसका भी एमोटाइजेशन होगा। अब वो एमोटाइजेशन कैसे होगा ये आगे का विषय है। इसका इंपेयरमेंट होता है एक्चुअली, वो इंपेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, मैंने उसके लिए क्वेश्चंस बनाए, सब समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। फिलहाल जितना डेट ऑफ एक्विजिशन पे वही आपका हमेशा जाएगा, हमेशा। क्लियर यहां तक? ये सर नोट मंत्र नंबर 2 लिखिए आप यहाँ पे। मंत्र नंबर 2 कहते हैं इन CFS मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो मत समझ लेना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमा वी डू नॉट शो, या वी डू नॉट रिकॉर्ड कर दो आप, वी डू नॉट रिकॉर्ड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, या इसको और क्लियर कर दूं मैं अगर तो, वी डू नॉट रिकॉर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी मतलब रिजर्व, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया है ना, वो बता दिया मैंने। वी डू नॉट रिकॉर्ड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, रिजर्व सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो होगा, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो रिकॉर्ड नहीं होगा बच्चे। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब इस दिन तक जो था वो, इसके बाद वाला जो वो तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ये तो आएगा ही तभी बैलेंस शीट लिख। जब नेट एसेट्स बढ़ा तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो थे ना, उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एक और रीजन है, मैं अभी आप बताऊंगा, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए। थर्ड कहते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्या नाम है उसका, सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी इज रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इज रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जो कंसोलिडेट किया हुआ बैलेंस शीट है, हम उसमें क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन को रिकॉर्ड करेंगे जी, है ना। ये इसका मतलब निकल के आता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें हम आपको किस लिए नोट निकाल रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसके लिए आ रहा है आपका पॉइंट फॉर इंडेस 110। जब 110 के मुताबिक आपका जब कंसोलिडेशन होगा तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे आपका। क्लियर यहां तक? ये सर और भी कुछ बातें पोस्ट का, अभी एनसीआई का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारी बातें आप कॉपी कर लो। मुझे एक पॉइंट है समझाने वाला, क्योंकि मैंने जब नेट इफेक्ट्स निकाला था ना यहाँ पे गुडविल को निकालने के लिए, आप चिल्लाए थे, मैं उसी को अब खत्म करना चाहता हूँ। तो गलती क्या कर दिया ना, मुझे इसके पहले ही समझाना था, बट जोश में इतना आ गया था ना आज मैं
कि आज मैं क्या बताऊं, इसलिए मैंने उसको बीच में समझाना स्किप कर दिया। बट एनीवे मैं अभी समझा देता हूं। ये लो आप, ये ले लीजिए आप। और आपको मैंने यहां पे मंत्र नंबर 1 दिया ना, तो इसको मंत्र ही बना लो, लिख लो मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 लिखो आप, यहां लिख रहे हैं आप मंत्र नंबर 2, सेकेंड मंत्र। कई सारे मंत्र आपको देने वाला हूं। वो मंत्र नंबर 2 क्या है, लिखेंगे आप गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी on date of acquisition, जब हमने एक्वायर किया था, can be calculated in following two ways ना कह के ना मैं ऑल्टरनेटिव्स कह देता हूं। ऑल्टरनेटिव्स यानी कि आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे ना वो आप कर लेना, और मुझे आप खुद बताना कि आपको अच्छा कौन सा लगेगा। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि मेरा माइंड और आपका माइंड मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या मेथड 1 जो मैंने सॉल्यूशन में कराया था, मैं एक बार दोबारा लिख दूं यहाँ पे फटाफट। क्या था जी, हमने लिया था एसेट्स ऑफ टाटा। फटाफट लिखो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दोगे और अच्छा हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। एसेट्स ऑफ टाटा एट फेयर वैल्यू लिया था ना हमने यहाँ पे। मुझे बताओ कौन कौन से सेट्स है, फटाफट। प्लांट मशीनरी, फिर आपका यहाँ पे डेटर्स है, और फिर आपका यहाँ पे कैश एंड बैंक, तो आपका बैंक है, ठीक है ना। बताओ प्लांट मशीनरी कितना है, टाटा का एट फेयर वैल्यू 410, अलग से कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, तो जो है वही लेंगे हम। फिर आपका डेटर्स कितने का बता रहा है, 140 का अमाउंट, 140, और बैंक कितना बता रहा है यहाँ पे 40,000, तो हमने यहाँ पे 40,000 का अमाउंट। बताइए टोटल कितना आ गया आपको यहाँ पे, ये आ गया जी 590। माइनस कीजिए इसमें से क्या, लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। इसमें आपका लायबिलिटीज में क्या क्या दिख रहा है, दो नाम है इनके टाटा के ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एक तो डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स, और दूसरा है क्रेडिटर्स। बताइए डिवेंचर कितना है, 220, तो आपका 220 का अमाउंट है, और क्रेडिटर्स बताओ कितना बता रहा आपको, 80,000 का। कुछ नीचे अलग से ना बताया तो हम यही मान लेते फेयर वैल्यू, तो 3 लाख यही निकाला था ना हमने, 3 लाख रुपए, 290 का अमाउंट निकल के आ गया था जी, है ना। ये आपने कहा था क्या था, नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, ठीक है ना। ये हमने किया था अभी जो हमने सॉल्यूशन किया था। फिर आप चिल्लाए थे कि सर ये तो कहाँ शॉर्टकट हुआ, ये तो बड़ा लंबा हुआ, ये तो आप मजाक कर रहे हो कि मतलब टाइम सेव होगा, यहाँ कहाँ सेव होगा। फिर बच्चे इसका एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले इसको मैं मिटा दूं और फिर मैं आपको बताता हूँ। चेक करेंगे आप, मेरे पास एक और भी तरीका है, मेथड 2। वो क्या, एक बार चेक करो, जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे मैंने आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें टाटा लिमिटेड का आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा। उसमें टाटा लिमिटेड का मेरे बच्चे एक तो आपका प्लांट मशीनरी था, प्लांट मशीनरी देखो ना क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन के अंदर में टाटा का ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लांट मशीनरी 410, 140 एंड 40 कितना हो गया 590, वो लिखा हमने। लायबिलिटी साइड में हमने 2 लायबिलिटी माइनस कर दिया तो 290 आ गया। एक और भी तरीका था, एक्चुअली नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे इक्विटी वालों को कितना पैसा मिलेगा, मतलब अगर हम एसेट्स को आज बेच देते हैं तो इतने में बिकेगा जी, इसमें से इतना पैसा लायबिलिटी वालों को जाएगा तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, 290 का अमाउंट। मैं इस चीज को एक और भी तरीके से पता कर सकता हूं, मैं देखूंगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर यही पता करना है कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी आपके रिजर्व सरप्लस हैं यानी कि अदर इक्विटी, वो भी उन्हीं को मिलेगा जी, है ना बच्चे। और अगर कोई प्रॉफिट या फिर आपका लॉस होता है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज,
अगर एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे कोई घाटा फायदा होता है, मतलब कोई वैल्यू बढ़ गया घट गया आज, तो वो भी किसको मिलेगा? इन्हीं को मिलेगा। देखो ना, आप मुझे बताओ टाटा कंपनी के आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए अमाउंट ये चला गया। आप बताओ प्रॉफिट लॉस यानी कि जो इनका अदर इक्विटी वो कितना बता रहा है? 90,000। क्या इस क्वेश्चन में कोई रिवोल्यूशन हुआ था क्या? क्या किसी की फेयर वैल्यू अलग से बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, तो काम खत्म हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? नील हो गया। बताओ ये कितना आ गया? 290 का अमाउंट। लो, आप चाहो तो नेट एसेट्स जो आपको निकालना है ऑफ टाटा यानी कि सब्सिडरी कंपनी का, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो दोनों का सेम निकल के आएगा। सर ये क्या है? मैं आपको समझा देता हूं। देखो जरा, मुझे बताओ कि टाटा लिमिटेड का प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में कितना है? 4,10,000 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो तो, मुझे क्यों देख रहे हो? देखो तो कम से कम बैलेंस शीट में। अरे टाटा का प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में 410 का है। जरा सोचो, वो 410 को रिवैल्यू करके अगर 5 लाख हो जाता उसका फेयर वैल्यू, अगर 5 लाख हो जाता फेयर वैल्यू, तो हम लोग यहाँ कितना लेते जी? 410 नहीं, हम इसको कितना लेते? 5 लाख रुपीज लेते, 5 लाख रुपए। इससे 90 ये बढ़ जाता और ये 90 बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपका ये 680 हो जाता, मैंने से तो 380 का अमाउंट आ जाता। तो जितने से वैल्यू बढ़ता हम उसको भी यहाँ लिखते 90,000। तो क्या अल्टीमेटली वही आएगा? मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू जो होगा हम उसको प्लस माइनस करेंगे, वही अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि आपको सिंपल कौन सा लग रहा है? आप मुझे बताओ, ये तरीका ठीक लग रहा है कि ये तरीका? सर ये तरीका, तो यही आपका प्रेफरेबल मेथड होगा नेट एसेट्स निकालने का। प्रेफरेबल मेथड हम इसी से निकालेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी जो होगा ना बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इनके बारे में आपको नहीं बताएंगे। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपका एसेट्स कितने का था कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ बता देगा भैया ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इक्विटी इतना था। तो यही तरीका आपको करना है, यही तरीका, ठीक है ना? तो प्रेफरेबल मेथड टू बी फॉलोड, ये यही आपको फॉलो करना है। फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग क्या जी? नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, एस यानी कि सब्सिडरी, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। यही काम करेंगे। आप देखेंगे कि आगे के सारे क्वेश्चंस में भी मैंने यही काम किया हुआ है, यही काम किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये काम आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चे एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो रिकॉर्डिंग अभी किया ना, इस रिकॉर्डिंग के अंदर में 70%, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है मैंने कल भी किया था। मेरी बात सुनना, मैं झूठ नहीं बोलता, कल भी किया था। लेकिन जब कल रिकॉर्डिंग किया था ना, आज जितना जोश मेरा देख रहे हो उसके 5 गुना ज्यादा जोश पिछली क्लास में था, मतलब पिछली रिकॉर्डिंग में। लेकिन ये बदमाश ये कैमरा जो है ना, ये ऑन ही नहीं हुआ। मतलब ये रिमोट मेरे हाथ में, जब इसमें देख रहे हो एक लाल बटन है, जब ये लाल बटन प्रेस करता हूं ना, तो ये लाल यहाँ पे क्या होता है, एक आपका आता है लिखा हुआ है, यानी कि रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। लेकिन कल जोश इतना था इस चैप्टर को पढ़ाने का, मुझे रिकॉर्डिंग करने का, कि मैं क्या बताऊं, इसको ऑन करना ही मैं भूल गया। और इसके चलते कल इस क्लास का 70% पार्ट जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर पता नहीं, मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक के लिए इसको ऑफ किया, ऑन किया, उसके बाद की रिकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारी कहानी हुई थी। मैं कितना आपको समझाऊं, कल रात भर मैं सोया नहीं, इसी मतलब दुख के चलते। कल मैं क्या करूं मैं आपको, बट एनीवे, अब पता क्या होगा, मैं किनारे चला जाऊंगा। और किनारे जाने के बाद फिर क्या होगा, आपको दिखेगा कि अब बोलूंगा हो गया बच्चे, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री करता हूं। तो इन शॉर्ट क्लास है यहीं पे, मैं इस शर्ट में हूँ कल। अब आगे की जो रिकॉर्डिंग होगी वो दूसरे शर्ट में होगी। आप समझ जाना कि अब वो रिकॉर्डिंग वो है जो पिछली क्लास में सर ने किया था, और वो रिकॉर्डिंग थोड़ा मतलब ठीक है, तो इसके साथ मर्ज किया जा सकता है। ये बताने का एक और भी रीजन है, ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर लिखाया था ना, हो सकता है कि इस नोट्स में कुछ पार्ट में आगे दोबारा लिखा रहा हूं, तो आप गुस्सा नहीं करना, क्योंकि पैटर्न पढ़ाने का सेम नहीं हो सकता। कभी मन करता अभी लिखा दो, कल मन किया था कभी बाद में लिखा दो, तो हो सकता है कि उसको हमने बाद में दोबारा कहीं आपको लिखाया होगा। तो एनीवे, आप नोट्स लिख चुके हैं, मैं किनारे होऊंगा। अगली क्लास में जब आऊंगा तो मतलब इसके आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सोल्व कर रहे हैं, और आपको मजा आएगा। ये देखिए आप, अब ये खत्म, अब अगली क्लास में एंट्री करेंगे। जय हिंद, जय भारत।